सो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास यहाँ पे हमने ओवर की थी। फॉर्मेट्स बन गए थे ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट के। तो अभी स्टार्ट करते हैं। तो फाइनल अकाउंट्स को करने का एक एक स्टैंडर्ड वे है। वो ये है कि फर्स्ट फर्स्ट स्टेप आप प्रोफॉर्मेंस ड्रॉ कर लीजिए लेफ्ट और राइट पेज पे दोनों के। मोस्टली ट्रेडिंग पीएल एक पेज पे बन जाता है और दूसरे पेज पे बैलेंस शीट। पेज को टर्न नहीं करना होता। सेकंड, आप ट्रायल बैलेंस की हर एक आइटम को पिक करते जाएंगे फ्रॉम वेरी स्टार्टिंग। जैसे फर्स्ट क्या लिखा हुआ है और आपके माइंड में इमेजिनेशन के अंदर फॉर्मेट्स बिल्कुल कंफर्म्ड होने चाहिए कि कौन सी आइटम कहाँ आती है। जैसे ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक पहले आता है और बाय सेल्स पहले आता है, क्लोजिंग स्टॉक बाद में आता है, ग्रोस प्रॉफिट एंड में आएगा। उसके बाद इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पीएल में कहीं भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर नीचे कोई सीक्वेंस नहीं है वहाँ पे। बट बैलेंस शीट में, जिस पे हमने 2 क्लासेस लगाई हैं बैलेंस शीट को समझने में, तो बैलेंस शीट के अंदर हमने पहले बेसिक कॉन्सेप्ट किया था और लास्ट क्लास में क्वेश्चंस किए थे। तो बैलेंस शीट में फॉर्मेट है, तो इन द ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी या परमेंस आपको उसमें से एक फॉलो करना है। तो हम इन द ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी फॉलो करते हैं। जिस एसेट का लाइफ सबसे कम है, जो इजीली कैश है या कैश में कन्वर्ट की जा सकती है, वो एसेट पहले आएगी। ऐसे ही जो लायबिलिटी पहले पे कर सकते हैं उसको पहले लिखेंगे। इस बेस पे कैसे करना है, बिकॉज जब आप ये सीख समझोगे कैसे करना है, तो बेटा नेक्स्ट चैप्टर में विद एडजस्टमेंट आएगा, तो वहाँ इतना वर्क तो हो गया होगा, इसके अंदर हम एडजस्टमेंट्स को पास करेंगे। तो ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आप सब लोग ये कर सको। तो फॉर एग्जाम्पल, ओपनिंग स्टॉक कितना दिया है? बेटा रिस्पॉन्ड करोगे आप? मैंने लास्ट क्लास भी ऐसी बंद कर दी थी सब, जब रिस्पॉन्ड नहीं करते स्टूडेंट्स। मैं नहीं चलूंगा, फिर मैं आज भी बंद कर देता हूँ क्लास। परसों मिलेंगे, परसों इस क्वेश्चन करेंगे, आपकी चॉइस है। 30,000 सर। अदर्स का कोई मूड नहीं है क्वेश्चन करने का? टू ओपनिंग स्टॉक सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे? लिखते रहो बेटा साथ साथ में सब लोग। यस सर। जो 1 अप्रैल 2016 को है, बिकॉज हमारा ईयर 31 मार्च 2017 को ओवर हो रहा है, तो ऑब्वियसली 1 अप्रैल 2016 को स्टार्ट होगा। तो 16 ओपनिंग हो गया, 17 क्लोजिंग हो गया, 30,000। अब इस क्वेश्चन में एक इंपॉर्टेंट बात है, क्या है बता सकते हो? क्लोजिंग स्टॉक से रिलेटेड। सर वो भी डेबिट करा हुआ है यहाँ पे। हाँ, उसका मीनिंग क्या है आपको बताया था लास्ट क्लास में भी कहीं कहीं वो पे। सिर्फ बैलेंस शीट में आएगा। यस, वेरी गुड। अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर है, इट मीन्स वो रिकॉर्ड हो चुका। बिकॉज हम क्लोजिंग स्टॉक को एक एडजस्टमेंट मानते हैं, और जब हम नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे तो ये आपकी फर्स्ट एडजस्टमेंट होगी कि क्लोजिंग स्टॉक को आपने रिकॉर्ड करना होगा बुक्स में, जिसके लिए एक जर्नल एंट्री बनती है, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग काउंट। तो वो ट्रेडिंग की क्रेडिट से आता है और एज ए एसेट, क्योंकि अभी सेल नहीं हुआ, स्टॉक इन हैंड है, तो वो हमारी एसेट है। लेकिन अगर वो ट्रायल बैलेंस के अंदर है, तो कोई भी चीज़ ट्रायल बैलेंस के अंदर कहाँ से आएगी बताओ? ट्रायल बैलेंस में कहाँ से आएगी बेटा कोई भी चीज़?
कोई भी आइटम ट्रायल बैलेंस में कहाँ से आएगी बताइए? लेजर। यस गुड, लेजर में से। और लेजर में कहाँ से आएगी? जर्नल में से या सब्सिडरी बुक्स में से। तो हम इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं, जो नेक्स्ट चैप्टर में भी इंपॉर्टेंट होगी ये बात, कि जो चीज़ ट्रायल बैलेंस के अंदर है उसे रिकॉर्ड कर चुके हैं थ्रू जर्नल या सब्सिडरी बुक्स, और उसका लेजर भी बन चुका, और ये एक लेजर का बैलेंस है। तो क्लोजिंग स्टॉक हमारी लेजर में बन चुका है इसका मतलब। तो अब आप क्लोजिंग स्टॉक को ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं लोगे, बिकॉज ट्रायल बैलेंस की कोई भी आइटम को हम एक ही जगह पे लिख सकते हैं, क्योंकि वो कोई जर्नलिटी नहीं है, वो एक बैलेंस है। वो बैलेंस एक ही जगह आएगा, तो यहाँ क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट में ही आएगा। तो ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा 30,000। दैट्स वाई ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और परचेजेस कितने गिवन है? 2,30,000। और इसमें से रिटर्न्स हैं, है रिटर्न भी है, रिटर्न्स हैं, कौन सा लेंगे बताओ? सर 12,000 नो सर। रिटर्न्स दो दिए हमें, ट्वेल्व यस थाउजेंड सर। और 15,000, तो कौन सी लोगे आप? सर 15,200। क्यों, कैसे पता आपको? परचेज रिटर्न क्रेडिट होती है। दीपांशु आपकी साउंड नहीं आ रही, लाउड बोलिए। सर सर परचेज परचेज का नेचर डेबिट होता है तो रिटर्न का क्रेडिट होता है। हाँ एक्सीलेंट, ये रीजन है। तो रिटर्न्स दो होती हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। आपको मैंने पहले भी समझाई थी बात ये, जर्नल के टाइम सेल्स रिटर्न का नेचर डेबिट होता है, क्योंकि वो सेल्स का रेसिप्रोकल है। परचेज रिटर्न का नेचर क्रेडिट होता है, वो परचेज का रेसिप्रोकल है। तो परचेज रिटर्न कौन सी है इसमें से, वो जानने के लिए आपको डेबिट या क्रेडिट की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो जो डेबिट रिटर्न है वो सेल्स रिटर्न है, क्रेडिट परचेज रिटर्न है। तो लेस कर दो रिटर्न्स, कौन सी रिटर्न? परचेज में से परचेज रिटर्न, 15,200। ये आपकी नेट परचेज आ गई। अब अगर यहाँ पे परचेजेस एडजस्टेड दिया होता है ना कि वर्ड, परचेजेस एडजस्टेड, तो फिर हम ओपनिंग स्टॉक को भी इग्नोर कर देते। लेकिन अभी ये नॉर्मल परचेज है, तो ओपनिंग स्टॉक भी आएगा, परचेज रिटर्न भी माइनस होगी। नेक्स्ट, सेल। हमें सेल चाहिए होती है पहले। लिखिए बाय सेल्स, कितनी अमाउंट है सेल्स की? 3,45,800। इसमें से माइनस करो। 12,500। हाँ, सेल्स रिटर्न की जगह ओनली रिटर्न वर्ड लिख सकते हो। लेस रिटर्न्स, जो डेबिट रिटर्न है, डेबिट रिटर्न कितनी है? 12,500। उसके बाद यहाँ पे नॉर्मली क्या लिखते हैं हम? बाय क्लोजिंग स्टॉक। बट अब वो नहीं आएगा, बिकॉज वो ट्रायल बैलेंस में दिया। तो कब आता है ट्रेडिंग अकाउंट में? नॉर्मली हर एक क्वेश्चन में आता है, क्योंकि तब क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया होता है बेटा, आउटसाइड। अब ध्यान से देखो, यहाँ ट्रायल बैलेंस के अंदर है, ये भी हो गया। उसके बाद कमीशन ऑन परचेज, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट? डायरेक्ट। डायरेक्ट। तो लिखें डेबिट साइड टू, इट्स सो इजी वर्क। आपको बस एक पहचान चाहिए, तो वो आपको अब मिल गई है, कौन सी आइटम कहाँ आएगी। और एक लाइंस ड्रॉ जरूर कर लेना बेटा। लाइंस ड्रॉ का मतलब, आप
ओपनिंग स्टॉक पे एक लाइन ड्रॉ करो, 30,000 को मैच करेगी वो लाइन, फिर एक लाइन छोड़ दो, फिर लाइन ड्रॉ करो परचेज एंड सेल, वो 2,30,000 पे मैच करेगी। तो एक लाइन छोड़ के एक लाइन को ड्रॉ कर दो, इससे अमाउंट्स को देखने में कोई भी सिली एरर नहीं होगी। और अमाउंट्स को लिखते हुए ध्यान रखना, 1000 के नीचे 1000, लैक्स के नीचे लैक्स, ठीक है, प्रॉपर लिखना है, सो दैट जब हम ऐड करें तो हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी फिर। नेक्स्ट, हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट क्या है बताइए। फ्रेट एंड कैरेज। कहाँ आएगा? डायरेक्ट एक्सपेंस है, वेजेस सैलरी कहाँ आएगा? पीएल में, ट्रेडिंग में? सर ट्रेडिंग में। हाँ, अब ये सब बातें हम अलग अलग से कर चुके हैं ना, ट्रेडिंग का अलग, पीएल का अलग, बैलेंस शीट अलग। बस यस सर। तीनों लेक्चर को कंबाइन कर दिया बस आज हमने, टू वेजेस एंड सैलरीज। सैलरी बोले ओनली, अगर ओनली सैलरी होता तो 10,800 पीएल में आते, अगर ओनली सैलरीज होता, अगर वो वेजेस है पहले, वेजेस एंड सैलरीज, तो फिर ट्रेडिंग में आएगा। नेक्स्ट, अब बताओ बेटा नेक्स्ट क्या है? फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, डायरेक्ट एक्सपेंस है इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट पीएल में आएगा ये, बिकॉज ये आपके बिजनेस को चलाने के लिए हम एक्सपेंस पे कर रहे हैं, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम। ये डायरेक्ट नहीं है, बस इनडायरेक्ट की कोई डेफिनेशन नहीं है, लिमिट नहीं है, डायरेक्ट का है। तो विच इज नॉट डायरेक्ट, दैट इज इनडायरेक्ट। अब क्या करेंगे, हमें पता है बेटा यहाँ पे कहीं ना कहीं ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, फिर टोटल आएगा ट्रेडिंग अकाउंट का। तो हम एक स्पेस छोड़ देते हैं इसके लिए, क्योंकि अभी हम ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बनाएंगे अकेला पहले। ऐसा नहीं कि पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ, उसका आंसर निकालो, फिर उसको पीएल में शिफ्ट करो, ये रॉन्ग मैथोडोलॉजी है। कई बार ऐसा भी बताया जाता है, कुछ टीचर्स ये कहते हैं कि पहले ट्रेडिंग बना लो फिर पीएल बनाओ, बट वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। अभी तो हमें नेक्स्ट चैप्टर में एडजस्टमेंट भी पास करनी है ना, तो अब बस पेज छोड़ दो। पूरा पेज है ना आपके पास, ये फुल पेज है आपके पास, कहीं भी लिख दो पीएल में। ये देखो, मैं इतनी दूर लिख दूंगा तो क्या प्रॉब्लम है? टू फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, तो ये आप कहीं भी लिख दो। नेक्स्ट, अब जैसे ही कोई बैलेंस शीट का आइटम मिलेगा आपको, तो बैलेंस शीट के आइटम्स को क्लासीफाई करना पड़ेगा पहले आपको ना, ये वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना है एवरीवन। दिया, अर्नव, मनन, रुद्र, श्रिया, दीपांशु एंड घोरिश, बेटा आप लोग को ऑनलाइन इस बात को बहुत ध्यान से देखना कैसे करना है, क्योंकि जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं ट्रेडिंग पीएल में प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि ट्रेडिंग का स्पेस ऊपर अलग से है, नीचे पीएल बनता है। लेकिन बैलेंस शीट बहुत ज़्यादा क्लासिफाइड करनी होती है, एसेट्स और लायबिलिटीज को अलग करना, फिर एसेट्स में से करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, उसके अंदर भी सीक्वेंस। तो मैं आपको एक टेक्निक सिखाता हूँ, जो ये मेथड हम फॉलो करते हैं +2 बीकॉम हर क्लास में, जहाँ भी कोई फाइनल काउंट्स आता है। वो क्या है बेटा, देखो, आप एक पेंसिल ले लो या पेन, जो भी आपकी चॉइस है, उस पेंसिल से आप जो जो आपके पास करंट एसेट्स आ रही हैं या फिक्स एसेट्स आ रही हैं, उन पे लिखना शुरू कर दो, FACA FACA। इससे क्या ना, लिखने से पहले ही हमारे सामने आ जाएगा हमारे पास कितनी फिक्स एसेट्स हैं, कितनी करंट एसेट्स हैं। अगर कोई इन्वेस्टमेंट हो तो उसको ऑनलाइन कर लो। ऐसे ही लाइबिलिटी साइड पर कौन सी दो लाइबिलिटीज आती हैं? करंट लाइबिलिटी एंड नॉन करंट लाइबिलिटी। तो करंट लाइबिलिटी के लिए CL लिखो, नॉन करंट के लिए NCL लिख दो।
फिर आपके सामने अपने आप ही आ जाएगा कितने Cl हैं, कितने Fa हैं, कितने Ca हैं, ये सब आपके सामने आ जाएगा। करिए अब स्टार्ट बेटा। यहाँ से लेकर एंड तक ट्रायल बैलेंस के अंदर जितनी भी बैलेंस शीट की आइटम्स हैं उनको क्लासीफाई करना शुरू कर दो। स्टार्ट करो, डू इट फास्ट। कर रहे हो ना? बता देना बेटा, मैं वेट कर रहा हूँ। So done. ओके, तो अब आप इन द ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी फॉलो कर रहे हो, राइट जी? तो उसमें आपको पता है इन द ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो सबसे पहले हमारी करंट एसेट्स आती है। तो करंट एसेट्स में सबसे पहले करंट एसेट कौन सी होती है? कैश। अब आपकी एक तरह से बेटा जो आपने अभी किया है ये हार्डली अभी तो फर्स्ट टाइम किया ना आपने, जब आप इसको रूटीन में करोगे हार्डली इट विल टेक 1 और 2 मिनट मैक्सिमम है। आपका CA, FA, NCL, CL ये आपका हैंड फिक्स हो जाएगा लिखने के लिए। बस उसके बाद तो बेटा बहुत ईजी है। बैलेंस शीट को बनाने के लिए ओनली एक क्लासिफिकेशन का नीड है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं करंट एसेट्स। आप चाहो तो हेडिंग दे सकते हो और विदाउट हेडिंग भी बना सकते हो। करंट एसेट्स, अब करंट एसेट्स के अंदर सबसे पहले आती है कैश। क्या आपके पास कैश है? अब देखो आपको पूरा ट्रायल बैलेंस देखने की जरूरत नहीं ना, आपको सिर्फ CA देखना है बस, क्योंकि करंट एसेट्स जहां भी मिली होगी आपको वहां आपने CA लिख दिया होगा। तो कितने CAs हैं बेटा आपके पास? यहाँ पे चेक करो, दिया बताओ कितनी जगह पे CA लिखे आपने? 3-4 होंगे मैक्सिमम। दिया लिखे हैं अभी आपने? सर मैंने बैलेंस शीट वाले आइटम्स लिखे हैं। बैलेंस शीट के आइटम्स ही बेटा ये करंट एसेट्स। अपने आइटम्स का आगे लिखा नहीं CA? सर मैंने उनका ऑर्डर नहीं लिखा। कैसे किया आपने? सर हमें स्कूल में बोला था कि ऑर्डर में लिखना ज़रूरी नहीं है, तो जैसे जैसे ट्रायल बैलेंस में गिवन है वैसे लिख दो। बेटा ये रॉन्ग करते हैं, आपके स्कूल से तो एक्सपेक्टेड नहीं है, वन ऑफ द बेस्ट स्कूल है। ये गलत करते हैं क्योंकि अभी वो ये चीज़ आपको सिखा नहीं रहे हैं और बाद में +2 में जाके जब मैंडेटरी हो जाएगा इसी चीज़ के वो मार्क्स काटेंगे आपसे। ये रॉन्ग बात है। इंटरनल क्लास है बट ये प्रिविलेज क्यों देनी, रॉन्ग बात के लिए क्यों अलाउ करना? अब ये सिर्फ आपके स्कूल टीचर ही इसको राइट करेंगे, अदरवाइज अगर आउटसाइडर चेक करे कोई भी तो वो इसको क्रॉस कर देगा।
चलिए मैं कॉमनली सबके लिए वो कर रहा हूँ। तो ये रॉन्ग बात है, ऐसा नहीं कर सकते आप। एनसीईआरटी के अंदर सीक्वेंस के लिए लिखा हुआ है स्पेसिफिकली, और सीबीएसई बोर्ड भी सीक्वेंस के लिए कहता है, और बैलेंस शीट का कॉन्सेप्ट भी इसी के ऊपर है ना थोरेटिकली। तो वो एक स्कूल का अपना ओपिनियन है, स्कूल टीचर का, कि चलो आपको इजी कर देते हैं, पेपर चेक उनको करना है, बट अदरवाइज आउटसाइडर्स इसको सही नहीं मानेंगे। तो ये रॉन्ग है, आप कर सको तो सीक्वेंस में करो, क्योंकि आगे जाके फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। एक सिंपल सा स्टैंडर्ड है, उसको फॉलो करने में भी क्या प्रॉब्लम है। देखो, करंट एसेट्स जो होती हैं वो है हमारी कैश। सबसे पहले जब हम आपको बोलते हैं सी ए लिखो, तो उसके दो फायदे हैं। एक तो आपकी करंट एसेट्स आपके सामने आ गई, दूसरा उसका सीक्वेंस वहां से आप फिट कर सकते हो। जैसे मुझे यहाँ पर सी ए नजर आ रहा है दो, एक डेटर्स और दूसरा कैश इन हैंड। दिया कोई और तो नहीं है? हाँ सॉरी, एक और है बिल्स रिसीवेबल, है ना? सर डेटर्स। हाँ डेटर्स मैंने बोल दिया, डेटर्स, कैश इन हैंड एंड बिल रिसीवेबल। इसके अलावा आपको कोई और करंट एसेट नजर आ रही है? तो देखिए ये तीन आइटम्स ही है ना हमारी। तो इसको रैंडमली लिखो या सीक्वेंस में लिखो, बेटर जो है वो आपके लिए सीक्वेंस है। तो मैं इसको लिख रहा हूँ सीक्वेंस में। कैश, कितना कैश इन हैंड है? 2570। उसके बाद नंबर 2 पे बिल रिसीवेबल या डेटर्स में से बिल रिसीवेबल पहले आता है, क्योंकि ये ज़्यादा कंफर्म्ड होता है, पैसा जल्दी आने का चांस रहता है। और फिर डेटर्स आएंगे। कितने डेटर्स? 40,000। सन्डी डेटर्स 40,000। और ये बात एक स्कूल में नहीं, काफ़ी स्कूल्स में सामने आती है कि जब वो सीक्वेंस के लिए मना कर देते हैं। और इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि आगे जब हम देखेंगे बैलेंस शीट्स को, कंपनीज की बैलेंस शीट बनाएंगे, तो सीक्वेंस वही चाहिए होता है हमें। लास्ट में आएगा क्लोजिंग स्टॉक। हाँ जी, डेटर्स 26,100 है। तभी लाइंस ड्रॉ करने के लिए बोलते हैं आपको। तो लाइंस ड्रॉ कर लीजिएगा, सो दैट ये वाली गलती ना हो बेटा, क्योंकि कॉन्सेप्ट आता है फिर भी ये मिस्टेक हो जाती है। डेटर्स, तो लाइंस भी ऐसे ड्रॉ करनी है, एक लाइन ड्रॉ करके एक लाइन पेंडिंग छोड़ देनी है। सब में करोगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो एक लाइन फिर ब्लैंक फिर लाइन फिर ब्लैंक। तो एक अमाउंट पे वो लाइन टच करती है, दूसरी अमाउंट पे लाइन टच नहीं करती, तो वो क्लियर हो जाता है। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना था आपके लिए? 46,200। तो बेटा देखो, अगर हम स्किप कर दें तो ठीक है, हम रेंडमली कुछ भी लिखेंगे, और करना पड़े तो कोई मुश्किल बात तो नहीं ना, कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। करंट एसेट्स के बाद आती है इन्वेस्टमेंट्स। तो क्या इन्वेस्टमेंट्स आपके पास? यस है। अब एक दो स्पेस छोड़ दो यहाँ पर ना, सो दैट अगर बाय चांस बाद में कोई आइटम मिल जाए, जैसे अभी सपोज शायद आपको बैंक बैलेंस नहीं दिख रहा, या बैंकर्स अकाउंट है ना यहाँ पे, पर वो क्रेडिट साइड है, वो एक बैंक ओवरड्राफ्ट को शो करता है। तो बाद में एक आधी आइटम मिल जाती है प्रीपेड एक्सपेंसेस जो अभी नहीं दिख रही, तो फिर वो वहां आ जाएगी। तो एक दो लाइन छोड़ के फिर लिखना है। इन्वेस्टमेंट्स 8,000। उसके बाद फिर आती है नॉन करंट एसेट्स। तो ये एज पर स्टैंडर्ड हो गया। अदरवाइज अगर स्कूल में परमिशन मिल गई आपको, तो फिर आप ऊपर नीचे कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। नॉन करंट एसेट्स में हम लिख सकते हैं फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, सॉरी फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट दो तरह की होती है, याद है ना? टेंजिबल, इनटेंजिबल।
तो पहले टेंजिबल लिखेंगे हम। अब दिया देखो बेटा आपको, एफ ए कितने नजर आ रहे हैं, कहाँ कहाँ पे लिखा आपने फिक्स एसेट एफ ए, उनके नेम्स बताइए। business premises, हम्म, और horses and carts, और सर मेरी एक्चुअली तबीयत नहीं ठीक तो मुझसे रिस्पॉन्ड नहीं किया जा रहा। ओके ओके दिया, ओके सॉरी, कोई बात नहीं बेटा, यू टेक रेस्ट, कोई इशू नहीं। Sir, अदर्स दीपांशु आप बोलो। patents, पेटेंट्स और goodwill, पेटेंट गुडविल, यस। तो ये चार है हमारी। अब अगर तो मुझे ऑर्डर फॉलो नहीं करना तो मैं बहुत इजी हो गया, दैट्स ओके, कि मुझे ये चार बस लिखनी है। बट अगर मुझे सीक्वेंस फॉलो करना है तो पहले तो मैंने एफ ए लिख लिया, तो मेरे सामने चार एफ आ गए। अब जिन स्कूल्स में स्ट्रिक्टली, जैसे अगर आप गवर्नमेंट स्कूल में हो तो आपके पेपर में अगर ऑर्डर नहीं है तो वो रोंग कर देंगे, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल्स का बोर्ड है +1 का चंडीगढ़ के अंदर। तो आपका एक कॉमन पेपर बनेगा सभी गवर्नमेंट स्कूल्स का, और वो एक स्टैंडर्ड्स पे चेक होता है। प्राइवेट स्कूल्स का इंडिविजुअली स्टैंडर्ड नहीं होता, क्योंकि वो एक स्कूल टीचर के ओपिनियन पे चलता है पेपर, कैसा बनेगा, क्या उसमें आएगा क्या नहीं आएगा। अब कॉमनली हम सबके लिए रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, सबके लिए टीचिंग हो रही है, तो आप फॉलो करें, एक बार ट्राई करें इस बात को फॉलो करने का कि हमें सीक्वेंस को फॉलो करना है। अब अगर मेरे पास चार ये फिक्स एसेट्स हैं, बिजनेस प्रेमिसेस दिख रही है मुझे, हॉर्स एंड कार्ट्स, अब बार बार ढूंढेंगे तो टाइम लगता है ना, तो इसलिए एक बार क्लासीफाई कर लो। अब मैंने किया नहीं बाई चांस, तो मुझे नहीं तो बुक पे दिख जाता है एफ ए, हॉर्स एंड कार्ट्स, उसके बाद बिजनेस प्रेमिसेस, गुडविल, पेटेंट्स। अब इसमें सबसे कम लाइफ किसकी है बताइए, हॉर्स एंड कार्ट की है या बिजनेस प्रेमिसेस की है? horse, cart, हाँ, तो हॉर्सेस एंड कार्ट्स, तो यहाँ पे अमाउंट लिख दो 20,300। आप सब लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे ना, तो स्लो हो गया देखो कितना। नंबर 2, सेकेंड इसमें है बिजनेस प्रेमिसेस, अमाउंट 40,000। अब ये दोनों एसेस कौन सी वाली होगी, T4 tangible, टेंजिबल। अब इसके बाद आएगा इंटेंजिबल, उसमें गुडविल को पहले लिखते हैं हम, या बाद में लिख दोगे तब भी चलेगा। तो पेटेंट्स एंड गुडविल में, क्योंकि जब हम दूसरा ऑर्डर फॉलो करते हैं तो उसमें गुडविल पहले आता है, तो अब हम गुडविल को यहाँ लास्ट में लिख देंगे। ना ये अलाइनमेंट का ध्यान रखो, जैसे हॉर्स का H, बिजनेस प्रेमिसेस का B, पेटेंट्स, गुडविल, इन सबको एक ऑर्डर में लिखना है। बिजनेस प्रेमिसेस के बाद पेटेंट्स 8400, गुडविल 8000। ठीक है जी, देखो हमारी बैलेंस शीट रेडी होगी यहाँ पे। अब हम वापस उसी सीक्वेंस में आते हैं जहाँ पे थे, तो कहाँ पे थे हम, पीएल कौन बनाते थे, ट्रेडिंग पीएल। yes, तो लास्ट में लिखा है फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, उसके बाद बिजनेस प्रेमिसेस सेट होगी, सन्ड्री डेटर सेट हो गए। अब आते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स, तो कोई बात नहीं, वापस चलते हैं बैलेंस शीट में। अब आपको पता है कि सबसे पहले जब इन द ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी होता है तो करंट एसेट्स के अगेंस्ट सबसे पहले क्या आती है, current liabilities, करंट लायबिलिटीज। और इसमें ज़्यादा सीक्वेंस मैटर नहीं करता है,
यहाँ नहीं करता मैटर, क्योंकि सभी को हमने पेमेंट इक्वली प्रेफरेंस पे देनी है। सन्डी क्रेडिटर्स भी उतने इंपॉर्टेंट है, बिल्स पेबल भी, बैंक ओवरड्राफ्ट भी। अब जहाँ जहाँ आपने सीएल लिखा है बेटा, ट्रायल बैलेंस को रीड करते हुए जब भी आपने क्लासिफिकेशन करनी है, अब सीएल जो लिखा है वो कहाँ कहाँ लिखा है, क्या क्या है सीएल में, करंट लायबिलिटीज में? Sunday creditors, और बोलो। bills payable, bankers account. यस, बिल्स पेबल। अब बैंकर्स अकाउंट दो बैलेंस होते हैं इसके, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अगर बैंकर्स अकाउंट डेबिट साइड दिया है तो वो एक बैंक बैलेंस है, कैश एट बैंक है। अगर बैंकर्स अकाउंट क्रेडिट साइड है तो वो एक बैंक ओवरड्राफ्ट है। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स 26,700। अब आगे बढ़ते हैं। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स के बाद बेटा गुडविल ऑलरेडी आ गया, पेटेंट आ गया। कोल गैस पावर कौन सा एक्सपेंस है बोलो? Direct. डायरेक्ट। इस तरह से आपको इन वन को करना है, मतलब बीच बीच में आइटम ढूंढनी। वो बैलेंस शीट में हम ऐसा साइड पर लिख सकते हैं वो आइटम सब ढूंढ के एक साथ। अदरवाइज वापस जो सीक्वेंस है वही, तो अभी तो कॉपी के दोनों पेज सामने हैं, हमें पेज टर्न नहीं करना। टू कोल गैस पावर कितना है? 12,100। नेक्स्ट पॉइंट। हाँ जी, प्रिंटिंग स्टेशनरी क्या है? Indirect. ठीक है, अब देख रहे हो ना कितना बड़ी तरीके से चल रहा है। हम पीयर ट्रेडिंग को एक साथ बना रहे हैं। तो एक तो तरीका होता है बेटा, सम टीचर्स फॉलो कि हम पहले ट्रेडिंग काउंट को ढूंढ के आइटम्स को ट्रेडिंग को कंप्लीट कर लें, फिर पीएल के आइटम, वो तो बहुत टाइम लग जाएगा, सेंस बनती नहीं इसकी। और आगे फ्यूचर में जो जाओगे तो क्वेश्चन टेक्निकल होते जाएंगे, लेंथी होते जाएंगे। तो ये हैबिट रखिए कि एक बार में पढ़ते हुए सिर्फ वहाँ पे सिस्टम ये बनाना है कि ट्रेडिंग काउंट के आइटम्स ऊपर हैं, पीएल की आइटम्स को नीचे से शुरू कर लो। बाद में कहीं ना कहीं तो संगम बनेगा ना इनका, कहीं ना कहीं तो जंक्शन पॉइंट आएगा। ऊपर से आइटम ट्रेडिंग की Excuse चल me, रही है, sir. एक मिनट, ऊपर से ट्रेडिंग की आइटम चल रही है, नीचे से पीएल की। हाँ जी। सर जैसे अभी हमारे नोटबुक में जो हमने फॉर्मेट बनाया है उसमें जो कॉलम है पर्टिकुलर्स का वो थोड़ा सा नैरो है, तो जैसे टू इंश्योरेंस प्रीमियम है, तो हम प्रीमियम जो वर्ड है नेक्स्ट लाइन में लिख सकते हैं। यस यस, लिख सकते हो। तो सर जो अमाउंट आएगी वो प्रीमियम के साथ वाली लाइन में आएगी या हाँ, फिर ऊपर वाली लाइन में? वो फर्क नहीं पड़ता बेटा, उससे डजेंट मैटर। ओके सर, थैंक यू सर। डजेंट मैटर, वो इंश्योरेंस के सामने लिखो या प्रीमियम के सामने लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद नेक्स्ट, पोस्टेज। Indirect. हम्म, क्या डायरेक्ट बोला आपने? Indirect. हाँ, पोस्टेज, टेलीग्राम, स्टेशनरी, ये सब हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं ऑफिस के। देन ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट। यस सर। अब ये आपके फ्री के मार्क्स हैं बेटा, बस लिखते जाओ, सब कुछ देख के लिखना है। क्या आपको लगता है इससे इजी चैप्टर भी और होगा? हर एक चैप्टर में दिमाग लगता है, डेप्रिसिएशन, बिल्ड चेंज, बीआरएस। यहाँ तो बस अमाउंट और वो पॉइंट देखकर ही लिखना है, इतनी से समझ आएगी कि कौन सा कहाँ आएगा, बस वही मोटा मोटा। ट्रेडिंग के खर्चे अलग हैं, पीएल के अलग हैं। नेक्स्ट, ड्राइंग्स। याद है ड्राइंग्स का लिंक किससे है? Indirect. हम्म, वो माइनस होगा कैपिटल से. बेटा क्या बोल रहे हो, ड्राइंग तो हमारे ओनर का नाम है, ड्राइंग कोई एक्सपेंस थोड़ी ना है। अब देखो, कैपिटल बिल्कुल एंड में आती है, तो मैं यहाँ से शुरू कर लूँ, बीच में स्पेस छोड़ दूंगा, बैंक लोन आ जाएगा या कुछ और आ जाएगा, नहीं आएगा तब भी कोई बात नहीं। तो कैपिटल को मैं यहाँ लिखूंगा, क्योंकि ड्राइंग्स को एडजस्ट करने के लिए मुझे पहले कैपिटल ढूंढनी पड़ेगी। बता सकते हो कैपिटल कितनी है क्वेश्चन में?
89,760. 89,760, यस। यस सर। अब पहले ये लिखनी पड़ेगी आपको कैपिटल, फिर उसमें से ड्राइंग्स माइनस होगी। वापस वहीं आ जाओ जहाँ पे थे, ड्राइंग्स 70-100। अमाउंट चेक कर लेना, मैंने लाइंस ड्रॉ की नहीं है। अब ये माइनस कर दो। 82560. 82560 इनर कॉलम में, इसको बोलते हैं बेटा इनर कॉलम। जब हम कोई भी अमाउंट का कॉलम इनसाइड बनाते हैं, उसको भी आप एक रुपीज़ का हेडिंग दे दो, चलेगा। ये सब आगे के स्टैंडर्ड्स हैं जो +2 में जाके फॉलो करने होते हैं आपको। अभी +1 में चल जाता है, टीचर्स इग्नोर कर देते हैं। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन। कौन सा एक्सपेंस है डेप्रिसिएशन? Indirect. इनडायरेक्ट लिखो फिर। $1000, कॉमा जरूर लगाते रहिए अमाउंट्स के साथ। नेक्स्ट, जर्नल एक्सपेंसेस Indirect. यूपीएल में आएंगे टू जर्नल एक्सपेंसेस। $8350, होपफुली सबने कर लिया होगा यहाँ तक। फुल पेज पे परफॉर्मा ड्रॉ कर दीजिए, फुल पेज पे आ जाएगा आपका ये। उसके बाद है कैपिटल, ऑलरेडी ले लिया हमने। इन्वेस्टमेंट को ले लिया। अब ये बताओ इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है आपके लिए, ये इनकम है या एक्सपेंस है? So indirect income. एक्सीलेंट, दोनों बातें बोली आपने, इनडायरेक्ट इनकम। अब आपको पता है बेटा कि आपका कहीं ना कहीं जीपी यहाँ आएगा, है ना। ट्रेडिंग अकाउंट का टोटल यहाँ पे और हो जाएगा। इवन एक लाइन यहाँ पे और छोड़ दिया करो खाली, क्योंकि हो सकता है ग्रोस लॉस आ जाए, हो सकता है ना, ये पॉसिबल है कि नहीं, Yes. कि आपके लिए ग्रोस लॉस हो जाए। इस क्वेश्चन का तो आंसर हमें पता है, आंसर देख सकते हैं हम पहले, लेकिन एग्जाम में हो सकता है कि आपका ग्रोस लॉस आना हो। तो ग्रोस लॉस के लिए भी एक लाइन, तुम्हें क्या यहाँ प्लानिंग की नीड है बस, वो ज्यादा हार्डवर्क की नीड नहीं है। ग्रोस लॉस, अब यहाँ आ सकता है ग्रोस लॉस आना चाहे तो हमने उसके लिए एक लाइन पहले से सेफ साइड छोड़ दी। लेकिन अगर ग्रोस प्रॉफिट आएगा तो वो तो क्रेडिट साइड आएगा, गॉट इट ना। वो तो यहाँ आएगा। अब ये पहले से आपको इमेजिनेशन में पता है कि ग्रोस प्रॉफिट या ग्रोस लॉस में से कोई एक चीज तो आएगी। तो ठीक है, हम वेट करते हैं, दोनों में से एक चीज आएगी, जो आएगी वो लिखेंगे सर। अभी तो मैंने दोनों लिख दी वैसे ही आपके लिए, उनमें से हम कोई एक लिखेंगे। तो वेट करते हैं क्या आएगा। उसके बाद क्योंकि ये इनडायरेक्ट इनकम है, बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स, कितना इजी है देखो, बस सिर्फ डिसाइड करने कहाँ आएगा। जो क्रेडिट आइटम्स है वो क्रेडिट ही रहेंगे ना, तो इंटरेस्ट क्रेडिट साइड दिया है तो वो इनकम ही रहेगा, क्रेडिट ही आएगा। उसके बेटा बैंकर्स अकाउंट लिख दिया हमने। कमीशन, कमीशन में दोनों पॉइंट्स हैं, इसका मीनिंग क्या है? डेबिट भी हो गया, क्रेडिट भी हो गया। नहीं वो तो सामने है ही है, इसका मीनिंग क्या है? एक रिसीव हुई और एक हमारी एक्सपेंस। हाँ, जो डेबिट साइड है वो कमीशन पेड है बेटा, ओनली कमीशन भी लिख सकते हैं कमीशन पेड को। और जो क्रेडिट है वो कमीशन रिसीव्ड है। चले आगे, लोन ऑन मोर्टगेज। हाँ जी, लोन ऑन मोर्टगेज लायबिलिटी साइड आएगा।
ये क्या होता है लोन और मॉर्गेज? नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी, यस। तो करंट लायबिलिटीज के बाद हम नॉन करंट लायबिलिटीज का हेडिंग भी लिख सकते हैं, विदाउट हेडिंग भी लिख सकते हैं। उसके बाद इंटरेस्ट और लोन, अगर आपने बैंक से लोन लिया है, लोन और मॉर्गेज मीन्स आपने बैंक से या किसी और इंस्टीट्यूशन से अपनी कोई भी प्रॉपर्टी को प्लेज करके, मॉर्गेज करके, गिरवी रख के लोन लिया है, तो वो आपके लिए एक नॉन करंट, ये लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं। शॉर्ट टर्म लोन या तो शॉर्ट टर्म लोन के नाम से आता है या बैंक ओवरड्राफ्ट के नाम से आता है, फिर वो करंट लायबिलिटीज में जाता है। अब उस लोन का इंटरेस्ट तो पे करेंगे, चाहे वो इंटरेस्ट किसी चीज़ के ऊपर भी हो, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म। तो इंटरेस्ट तो आपके लिए क्या है हमेशा, कौन सा एक्सपेंस है? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट। तो इंटरेस्ट ऑन लोन 3000। नेक्स्ट, बिल्स पेबल हम लिख चुके हैं। बिल्स पेबल बैंकर्स अकाउंट, तो बेटा बैंकर्स अकाउंट 5200। अब क्योंकि बैंकर्स अकाउंट का नेचर क्या है, अजी क्या है नेचर इसका? क्रेडिट। क्रेडिट। आपने जब कैश बुक चैप्टर किया था तो बैंक के दो बैलेंस होते हैं, एक डेबिट एक क्रेडिट। नॉर्मली वो डेबिट बैलेंस होता है, कैश एट बैंक। लेकिन जब लिखा होता है बैंक ओवरड्राफ्ट या बैंक बैलेंस क्रेडिट, तो वो एक लायबिलिटी बन जाता है। तो बेटा ये बैंक ओवरड्राफ्ट ही है, ठीक है, लिखने की नीड नहीं, बैंक ओवरड्राफ्ट है ये। उसके बाद बिल्स पेबल 2280, टू कोमा 280। नेक्स्ट, बिल्स रिसीवेबल ऑलरेडी लिख दिया हमने इधर। इनकम टैक्स बताया था ना आपको, इनकम टैक्स क्या होता है? हाँ जी, क्या होता है इनकम टैक्स? ड्रॉइंग्स। इनकम टैक्स एंड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ये दोनों ड्रॉइंग्स होते हैं बेटा। तो इनकम टैक्स को माइनस कर दो 3000 एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी। सर हम इनकम टैक्स को आईटीआर भी लिख सकते हैं? नहीं नहीं नहीं, वो तो हमारी रिटर्न का नाम है ना, आईटीआर, इनकम टैक्स रिटर्न। ये इनकम टैक्स पेड है, ये तो अमाउंट है ना। हमने आईटीआर एक डॉक्यूमेंट का नाम है जो हम फाइल करते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ एवरी ईयर के एंड पे, और उसमें जो हम टैक्स पे करते हैं उसको बोलते हैं इनकम टैक्स पेड। और वो पे करना बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता, ओनर की पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। इसलिए इनकम टैक्स को और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम को हम क्या मानते हैं? पर्सनल एक्सपेंस एज ए ड्राइंग। तो फुल नेम लिखोगे इसका आप। फिर बेटा हॉर्स एंड कार्ट्स आ चुका। डिस्काउंट ऑन परचेज, व्हाट डू थिंक? डिस्काउंट ऑन परचेज डायरेक्ट एक्सपेंस है या इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट। नहीं बेटा नहीं, डायरेक्ट होता है, ये याद नहीं, डिस्काउंट ऑन परचेज है। तो इस बात पे आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे नहीं सर आप रॉन्ग हो, यहाँ बात एक्सपेंस की नहीं हो रही, कमीशन ऑन परचेज हमारा एक्सपेंस है। देखो ये बहुत एक सिली मिस्टेक हो जाती है एग्जाम में। कमीशन ऑन परचेज हमने पे किया है, पे किया है तो ये एक्सपेंस है और ये डायरेक्ट एक्सपेंस बन जाता है। लेकिन 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 क्या, डिस्काउंट ऑन परचेज रिसीव होता है, जो आपके लिए बिजनेस की एक इनडायरेक्ट इनकम है। बाय डिस्काउंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, ये तो तीन हमारी इनडायरेक्ट इनकम्स हैं। मोस्टली इन एवरी क्वेश्चन यू यू विल सी ये दी होंगी। इसको डिस्काउंट रिसीव्ड भी कह सकते हैं हम, इसे डिस्काउंट क्रेडिट भी कह सकते हैं। तो किसी भी नेम से दिया सकता है, डिस्काउंट ब्रैकेट में क्रेडिट, डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट ऑन परचेज। बस बेटा हो गया, ये है फाइनल अकाउंट्स, जो आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन होता है, 12 to 15 मार्क्स में एग्जाम में आता है, बट नेक्स्ट चैप्टर में से आएगा क्वेश्चन। यहाँ सिर्फ फॉर्मेट्स के लिए हमने बेसिक्स को समझा है। अब आपके पास सिर्फ यहाँ क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, राइट जी?
नॉर्मली ट्रेडिंग काउंट की क्रेडिट साइड पर क्लोजिंग स्टॉक आता है, बट वो हमें नहीं लेना यहाँ, बिकॉज क्लोजिंग स्टॉक किस में दी है, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में, अदरवाइज हम लेते पक्का। और वो ऐसा साइड भी आता, क्लोजिंग स्टॉक वन एंड ओनली आइटम है जो दो जगह आती है। उसका एक रीजन होता है, क्योंकि हम इसको एज ए जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग काउंट। हर बाकी सब आइटम्स एक बैलेंस है जो एक ही जगह पे आना है, तो ट्रायल बैलेंस की हर आइटम एक ही प्लेसमेंट पे आती है। इसलिए क्लोजिंग स्टॉक भी अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर दिया है तो ये ट्रायल बैलेंस का आइटम बन गया, तो ये एक ही प्लेस पे आया है बैलेंस शीट में। अब आपका जीपी बिल्कुल रेडी आने के लिए कैलकुलेट करो बेटा और बताओ कितना आया। इस क्वेश्चन के बाद आप अपने डाउट्स बता सकते हो अगर है तो, अदरवाइज फिर हमारा आज कोई और टारगेट नहीं है। आप फाइनल कौन चैप्टर को कंप्लीट करें अब, अगर आपका अभी तक होमवर्क कंप्लीट नहीं हुआ है, यू आर गेटिंग इनफ टाइम। नेक्स्ट क्लास में हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अब आपकी क्रेडिट साइड का टोटल है 333,300। डेबिट साइड का टोटल बता सकते हो, इन सब अमाउंट्स को ऐड करो बेटा। टोटल बताओ इनका कितना आएगा। करो भी मनन, कितना आएगा टोटल बताओ। 39,430 दो 3 4 5 ऐसे बोलो। सर 39430 नहीं, 2 लाख तो यही है बेटा अकेला। सर ग्रॉस प्रॉफिट कह रहा हूँ नहीं, डेबिट का टोटल बताओ ना। सर 293,900 तो एवरीवन ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपका मेरे साथ, जिसमें हम आपको फुल प्रेस करवा रहे हैं। इससे पहले हमने सॉल्यूशन में से क्वेश्चन सिर्फ देखे थे और अपने माइंड में सेट किया था सब चीज़ों को। ये चीज़ आपको अब आती है ना कि क्रेडिट साइड अगर डेबिट से ज़्यादा है तो डेफिनेटली बिजनेस के पास ग्रॉस प्रॉफिट है, तो यहाँ लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। और जो डिफरेंस है, डिफरेंस कितना आ गया, 39,400। दैट इज योर आंसर। और ये ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट से निकल के पीएल अकाउंट में चला जाएगा। इसकी भी गारंटी बनती है, एक ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट। क्या बोला, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसे बोलते हैं ट्रांसफर एंट्री, जिसके थ्रू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट से निकल के पीएल में जाता है। सर 38,400 होगा ग्रॉस प्रॉफिट। 8 आएगा बेटा यहाँ पे। यस सर। कैसे, अब इन्होंने जो बताया उस हिसाब से तो यही बनते हैं। नहीं सर, वो भी 294900 होगा। ये 4 आएगा ना यहाँ पे, हम्म। फिर ठीक है, यस सर। फिर 38 आएगा। तो इस चैप्टर में हम इस चीज़ की ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करते हैं ना, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर में यही चलना है। हर एक क्वेश्चन में आपको यही फॉर्मेट्स बनाने हैं। 38400 यहाँ आ जाएगा, और उसके बाद फिर आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रेडी है तब तक। अब आप चेक करो कौन सी साइड बिगर है, देखो चेक करो, दिखने से दिख रहा है क्रेडिट साइड ज़्यादा है ना। अब देखो जैसे मैं ऐड करता हूँ वैसे करो ऐड। 38 + 4 42 43 44 45 200। इस तरह से ये आप कर सकते हो, बहुत इजी है ये। सिर्फ हमें हैबिट चाहिए। जब हम कभी ये शॉप से, किराना शॉप से जाते हैं ना,
तो वो जो बैठे होते हैं वहाँ पे बिजनेसमैन, जिनको पूरी लाइफ होगी शॉप के अंदर टोटल करते हुए, तो वो यही करते हैं ना, एक पेज पे टोटल लिख लेते हैं। वो कोई कैलकुलेटर यूज़ नहीं करते, उनकी उनकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट होती है और ज़्यादातर वो सही होती है। ठीक है ना, तो सिर्फ अपने आप को हैबिट देनी है और हमें नहीं ऐड करना। नॉनसेंस तरीका क्या है, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0। अब ये बात हमें पता है लाइफ में, फिर हम करके देख रहे हैं 0 0 0 0 होता है। मैंने आपको बताया कि हमेशा लैक्स को थाउजेंड्स को ऐड करो, यही सही तरीका है। +2 में कैलकुलेशन और ज़्यादा हो जाएंगी, लेंथी हो जाएंगी। तो पहले थाउजेंड्स को ऐड करो, 38 + 4 42 + 1 43 हो गया। फिर 600 400 1000 है, 44 हो गया। फिर 800 + 200 5000 45,000। फिर ऊपर के 200 रुपये अलग आ गए। तो जितना आप यहाँ इमेजिनेशन को यूज़ करोगे उतना बेटर होगे। हैबिट और इमेजिनेशन ये दोनों यहाँ कनेक्ट करनी होती है हमें। प्लस माइनस तो आता ही है, वो तो सीखना नहीं हमें कोई नया। अब ये श्योर हो गया कि ग्रोस प्रॉफिट ही हमारे पास। तो ग्रोस लॉस के लिए जो हमने कॉलम दिया था वो कॉलम खाली रहेगा, तो ग्रोस लॉस नहीं आएगा यहाँ पर। अब देखो बेटा, बनने के बाद लग रहा है ना पूरा प्लान्ड है। देखने के बाद कोई बता सकता है कि कैसे हुआ होगा ये। सबको ये लग रहा है कि ट्रेडिंग अकाउंट पहले बने, पीएल बाद में बने, पर हमने एक साथ बनाया है विदाउट वेस्टिंग टाइम। ये तो मैं समझा रहा हूँ आपको, जब आप खुद करोगे तो और भी फास्ट करोगे। ठीक है जी, चलें आगे। अब आपका नेट प्रॉफिट रेडी है। क्रेडिट साइड का टोटल हमारे पास है 45,200 और डेबिट साइड का आपने अभी तक कर लिया होगा, कितना आएगा? आप करोगे ऐसे इसको टोटल को, जैसे मैं समझा रहा था अभी आपको। अब स्टूडेंट्स यहाँ कैलकुलेटर यूज नहीं करना है। आई नो आपके मोबाइल में कैलकुलेटर है, वो यूज नहीं करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कॉपी की बैक साइड जाकर दोबारा कैलकुलेशन नहीं लिखनी है, यहीं से करना है। देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, देखो मैं कितना इंटेलिजेंट हूँ। 2 + 4 6 मुझे आता है। अब क्या ये मुश्किल काम है? ओके, यू कांट गिव अप ना कि हम सर कर नहीं सकते। ये चीज़ क्या है, 2 + 4 6 होता है। 11th क्लास में आके बात करें। 2 + 4 6 + 1 7 8 15 + 4 19 22। इट मीन्स 22,000 तो ये है ही है। उसके बाद देखो बेटा, अब 100 को ऐड करना है। 800 100 900 900 + 7 16 + 2 1800 3 21 20 + 6 27 2700 तो ये है ही है। उसके बाद 20 30 80 130 130 है। तो क्या टाइम लगा? कुछ भी नहीं। इससे ज़्यादा और फिगर्स क्या होंगी? इसमें सारी वैरायटी है। मैं तो इससे भी फास्ट कर लेता, लेकिन एटलीस्ट आपका इतना लेवल तो बेटा है ना ऑलरेडी। 20 + 10 30 होते हैं, 30 + 50 है ना। क्या है ये? तो कुछ भी नहीं है हमारे लिए। हिंदी पंजाबी इंग्लिश जैसे आप कंफर्टेबल वैसे करो। तो ये हो गया 24,830। अब माइनस कर दो, आपका नेट प्रॉफिट वन टाइम आना चाहिए। 23,700। देखो फर्स्ट टाइम में, फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका नेट प्रॉफिट आ गया है। जब आप नेक्स्ट चैप्टर में जाओगे, अब यहाँ तो इस चैप्टर में क्वेश्चन दिए नहीं ना, क्योंकि इस चैप्टर में ये प्रैक्टिस ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं है। सिर्फ हमें फॉर्मेट्स को सीखना था विद ऑल बेसिक्स, वो हमें समझ आ गई। जब ये नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे तो आप सबका प्रॉब्लम ही ये रहेगा कि सर हमारा नेट प्रॉफिट मैच नहीं किया। हर बच्चा ये बोलते हैं। तो फर्स्ट टाइम नेट प्रॉफिट उसी का मैच करेगा जिसकी कोई मिस्टेक नहीं है। अब यहाँ मैंने कोई मिस्टेक नहीं की, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सिली मिस्टेक हो सकती है बस यहाँ पे डेबिट क्रेडिट प्लस माइनस की। अब ये नेट प्रॉफिट कैरी डाउन है, ये कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? ये नेट प्रॉफिट किसको दे देंगे बेटा? नेबर को या बिजनेस के ओनर को? कैपिटल। यस, बिजनेस के ओनर को। तो बिजनेस के ओनर का नाम है कैपिटल। और हमारे बिजनेस की कैपिटल कितनी है ये हमें नजर आ रही है यहाँ पे। 82 में से 3 माइनस कर दो, 79,560। और इसमें नेट प्रॉफिट ऐड कर दो। अगर नेट लॉस होता तो माइनस, नेट प्रॉफिट है तो ऐड। कितना नेट प्रॉफिट है?
29,200. सर वो 2370 है क्या चीज़? सर नेट प्रॉफिट 370 है, ओके सॉरी, 20370, ठीक है। अब देखो बेटा, आपकी बैलेंस शीट रेडी है। अब अगर मैंने एक भी मिस्टेक नहीं की तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा बैलेंस शीट मैच करेगा। चेक करें फिर। अब डबल लाइन के साथ टोटल बंद होगा, बैलेंस शीट को क्लोज कर दो और टोटल करो इसका, करो भी। ऐसा साइड ऐड करो एवरीवन, जिसका हो जाए बता देना टोटल। So 1,64,110. और बैलेंस शीट का टोटल बुक में कितना दिया, मैच करो। मैच हो गया। दोनों तरफ यही आ रहा है, चेक करो। Yes, sir. तो बेटा दैट्स अ मोमेंट नाउ, वेरी इंपॉर्टेंट मोमेंट ऑफ द +1 अकाउंट्स क्लास। जब हम आपके साथ मई में बैच स्टार्ट करते हैं तब से लेकर अब तक हम इसी एक टाइम की वेट कर रहे थे, इस मोमेंट की वेट कर रहे थे जब हम फाइनल अकाउंट्स को कर लेंगे। अब आप वहाँ पहुँच चुके हो जहाँ से आपकी एंट्री है +2 के अंदर। आप चाहो तो कल से ही 12th क्लास के बैच में आ जाओ, आपको वहाँ सब समझ आएगा, ठीक है। बीच में रेक्टिफिकेशन चैप्टर पेंडिंग है, 2-4 चैप्टर पेंडिंग है, बट नाउ यू आर एलिजिबल, आप आ सकते हो और आप अपनी +1 की हर उस बात को समझ सकते हो। जैसे हमने कहा था काउंटिंग इक्वेशन में क्या होता है, ऑल डेबिट्स आर इक्वल टू क्रेडिट। तो डेबिट्स में क्या है, ऑल एसेट्स। क्रेडिट में क्या है, लाइबिलिटीज एंड कैपिटल। और डेबिट में क्या है, एक्सपेंसेस। क्रेडिट में क्या है, इनकम। और क्या है, लॉसेस। और क्या है, गेन्स। अब इन चारों का तो एक आंसर हो गया ना, वो एक आंसर किस में ऐड हो गया, कैपिटल में। अगर हमारे बिजनेस के एक्सपेंसेस एंड लॉसेस इनकम और गेन से ज़्यादा हैं तो जब इनको हम क्रिमेट करेंगे तो क्रिमेशन ग्राउंड से जो सोल निकलेगी उस सोल का नेम क्या है, नेट लॉस। और अगर इनकम एंड गेन ज़्यादा है और एक्सपेंसेस कम है जैसे इस क्वेश्चन में है तो नेट प्रॉफिट होगा। वो हम किसको दे देंगे, कैपिटल को दे देंगे। तो फाइनली जो नेक्स्ट ईयर ट्रेवल करेगी वो क्या ट्रेवल करेगी, ओपनिंग एंट्री, अकाउंटिंग क्वेश्चन, एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल, जिसमें या तो रियल अकाउंट्स हैं, एसेट्स को रियल अकाउंट्स कहते हैं, लायबिलिटीज और कैपिटल पर्सनल अकाउंट्स हैं। कुछ एसेट्स रियल अकाउंट हैं, कुछ एसेट्स पर्सनल अकाउंट हैं। मतलब दो ही तरह के अकाउंट है बेटा जो आगे जाते हैं, रियल एंड पर्सनल। ये अब नेक्स्ट ईयर बन जाएगी ओपनिंग बैलेंस शीट। अभी ये कौन सी बैलेंस शीट है, क्लोजिंग बैलेंस शीट। नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगी, ओपनिंग बैलेंस शीट। और उसके लिए हम एक ओपनिंग एंट्री पास करेंगे और उसके थ्रू नेक्स्ट ईयर की न्यू बुक स्टार्ट हो जाएंगी। 31 मार्च का जो बैलेंस है वो 1 अप्रैल में शिफ्ट हो जाता है। तो देखो एंट्री क्या बनती है, कैश डेबिट, बीआर डेबिट, डेटर डेबिट, क्लोजिंग स्टॉक डेबिट, इन्वेस्टमेंट डेबिट, हाउस एंड कार्ड्स डेबिट, बिजनेस प्रेमिसेस डेबिट, पेटेंट्स डेबिट, गुडविल डेबिट। और डेबिट हो गए। टू सन्डी क्रेडिटर, टू बिल्स पेबल, टू बैंकर्स अकाउंट दैट इज बैंक ओवर, टू लोन और मॉर्गेज, टू कैपिटल एंट्री मैच। दिस इज कॉल्ड ओपनिंग एंट्री। ऑल एसेट्स आर डेबिट, ऑल लायबिलिटीज एंड कैपिटल क्रेडिट। और जिसका टोटल आप देख रहे हो मैच वही क्या है। इसी को हम बोलते थे ना कि अगर बैलेंस की फिगर आएगी तो उसको कैपिटल लिख दो या उसको गुडविल लिख दो, ये वही था। अब वो सब बातें आपको समझ आएंगी। अब अगर थ्योरी भी पढ़ोगे तो आपको थ्योरी भी ज़्यादा समझ आएगी। चलिए अब ये चैप्टर आपका ओवर है वंस, लेकिन ये पार्ट 1 था। पार्ट 1 ओवर होते ही पार्ट 2 स्टार्ट हो जाता है।
तो पार्ट 2 है फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट्स, जहां इतना सेम रहेगा और हमारी एडजस्टमेंट स्टार्ट हो जाएंगी। पर इसके बीच में एक चैप्टर पेंडिंग है हमारा, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, पहले वो स्टार्ट करेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मैं आपको आज का डे और दे रहा हूँ अपने होमवर्क को कंप्लीट करने के लिए। डू ऑल, अगेन रिपीट करो बेटा, डू ऑल डीके गोयल इलस्ट्रेशंस फर्स्ट ऑफ ऑल। क्लासेस आपकी होगी मेरे साथ, नो यू आर वेल प्रिपेयर्ड। देन स्टार्ट ऑल अनसोल्व्ड क्वेश्चंस, जब वो कंप्लीट हो जाएं 17 क्वेश्चंस, देन जो मैंने पीडीएफ शेयर किया आपके साथ उसके क्वेश्चंस और उसकी वर्कशीट को करना है आपने, दैट्स ऑल, इससे ज़्यादा नीड नहीं है, क्योंकि चैप्टर को भी हमने प्रैक्टिस करने है पार्ट 2 में। बस बेटा मेरी तरफ से तो आज इतना ही है। अब आप चाहो तो एज ए डाउट क्लास कुछ भी टाइम ले सकते हो, कोई भी डाउट किसी भी तरह का, किसी भी टॉपिक में सिलेबस के, सरप्लस टाइम में आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो। और मैं अकाउंट्स का प्रोजेक्ट था सर, मतलब उसकी मतलब एडजस्टेड एंट्रीज करनी है उसमें से 5। फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट्स में से कह रहे हो? यस सर। प्रोजेक्ट बनाने को बोला मैम ने आपको? यस सर। तो बताओ कैसे, क्या दिया आपको उसके लिए? सर वो समझ नहीं आया मुझे ना, जब वो हुआ था क्लास में तब मैं मुझे मतलब बुखार हुआ था बीच में ना, मतलब लास्ट वीक मैं लगा ही नहीं पाता क्लासेस मतलब अकाउंट्स की, तो वो उसमें थोड़ा डाउट है। सर 5 एंट्रीज है, मतलब ऐसे ही को व्हाट्सएप कर देता हूँ सर मैं, तो वो मैं तो बेटा करनी है। अभी बता दूंगा, एंटी बोलो आप, एंटी बोलो, अभी लिख लो बस, सब बाकी लोग भी सुन लेंगे। बताओ फर्स्ट एंट्री। सर एक है सर डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स, तो उसकी लिखो, लिखो एक सेकंड। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एन एसेट अकाउंट। उस एसेट का एक पर्टिकुलर नेम होगा, है ना, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, कुछ भी हो सकता है वो। दूसरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्राइंग्स। लिखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सब हमने जर्नल एंट्रीज की भी तो हुई है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, अगर कहोगे तो मैं कोई भी एंट्री समझा दूंगा, बट अभी मैं लिखवा रहा हूँ सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। सर प्रीपेड रेंट। हाँ, तीसरी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बोला था आपने अभी। तो कोई भी ऑप्शन था, मतलब वो फर्क नहीं पड़ता। कोई नहीं, दोनों लिख लेते हैं हम। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, इनको बोलते हैं एडजस्टिंग एंट्रीज या एडजस्टमेंट एंट्रीज। यही हमारा चैप्टर नंबर 2 है। जब मैं चैप्टर स्टार्ट करवाऊंगा तो मैं भी ऐसे ही आपको एंट्रीज लिखाऊंगा, फिर इनके मीनिंग समझाएंगे आपको, फिर मीनिंग से हमें समझ आएगा कि ये कहाँ कहाँ शो होने हैं। फोर्थ, प्रीपेड रेंट बोला आपने। यस सर। प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट, प्रीपेड रेंट आपके लिए एक करंट एसेट का काम करेगा, एसेट बन जाएगा आपके लिए, डेबिट हो जाएगा। और टू रेंट अकाउंट, रेंट आपके लिए एक इनकम बन जाएगा, या रेंट रिसीव्ड अकाउंट भी लिख सकते हो। प्रीपेड रेंट, दोबारा बोलो बेटा, इसमें दो दो पॉइंट्स होते हैं, कंप्लीट बोलो क्या बोला है मैम ने। सर बस ये लिखवा है। अच्छा फिर ठीक है, मैंने बाय मिस्टेक बोल दिया, रेंट रिसीव नहीं होता। प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट, हम अपने एक्सपेंसेस को कम कर रहे हैं। जब हम इस चैप्टर को करेंगे ना विद एडजस्टमेंट को, तो आपको समझाएंगे कि टू रेंट करने का मतलब मैं कैंसिल कर रहा हूँ। अर्लियर मैंने रेंट पे किया था, फॉर एग्जाम्पल मेरा रेंट बनता है 1 साल का 5 लाख, और मैंने रेंट पे कर दिया 5,80,000 बाई मिस्टेक, ज़्यादा पे कर दिया किसी को, तो मैं ये वाली एंट्री तो मैं कब पास कर चुका हूँ पहले, जब मैंने रेंट पे किया था एवरी मंथ, ये तो हो चुकी है। अब मुझे ये बताया जाएगा कि इसमें से 80,000 का रेंट प्रीपेड है, तो मैं सिर्फ 80,000 के रेंट की एंट्री पास करूंगा, जिससे वो रेंट जो पहले डेबिट हुआ है वो क्रेडिट हो जाएगा, रेंट कैंसिल, और उसका नाम हो गया प्रीपेड रेंट। बाकी डिटेल में समझेंगे बाद में। नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जैसे सैलरी आउटस्टैंडिंग की एंट्री करते थे हम, रेंट आउटस्टैंडिंग,
तो रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, ये जर्नल में हमने किया था सब कुछ, मतलब कम समझ आता है, फाइनल अकाउंट से ज़्यादा समझ आएगा। एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन इनकम। इंटरेस्ट ऑन लोन इनकम, ये सब बात नहीं बन रही कुछ। फिर लोन होगा ऐसा स्लैश इनकम मतलब। इन्वेस्टमेंट है बेटा, वो इनकम नहीं है, इन्वेस्टमेंट। उसको करेक्ट कर लो, इंटरेस्ट ऑन लोन स्लैश इन्वेस्टमेंट। लोन है, लोन है। हाँ लोन तो है, लोन स्लैश इन्वेस्टमेंट, तो दोनों हो सकते हैं, कहना मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन भी हो सकता है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है। लिखो, अगर वो इंटरेस्ट ऑन लोन है तो वो इंटरेस्ट आपके बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंस है। यस। तो हम उस इंटरेस्ट ऑन लोन को डेबिट कर देंगे, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट होता है, ये सारे इंटरेस्ट डेबिट होते हैं। तो मेन इसमें ये इंटरेस्ट अकाउंट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस, इंटरेस्ट ऑन लोन एक्सपेंस। इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट, जैसे टू कैपिटल होता है वहां पे, कैपिटल का इंटरेस्ट कैपिटल में ऐड हो जाता है, ऐसे लोन का इंटरेस्ट लोन में ऐड हो जाता है। टू लोन अकाउंट भी चलता है यहाँ पर। समटाइम्स वो डिपेंड होता है कि बैंक की टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं, क्या वो इंटरेस्ट लोन में ऐड होके लोन का अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा, या वो इंटरेस्ट आपको अलग से पे करना है, तो फिर वो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट बन जाता है। ये आप कोई भी इनमें से क्रेडिट कर सकते हो, कोई भी एक चीज़, या तो लोन में ऐड करके दिखा दो इंटरेस्ट को, या अलग से दिखा दो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट। तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट। सेवंथ है, अगर ये इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है जिसको इनकम बोलते हैं, ओके, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमारी इनकम है, तो फिर यही इंटरेस्ट जो भी डेबिट हो रहा था, जैसा ये बेटा देख रहे हो आपके सामने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो जैसा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वैसा ही अब मैं लिखूंगा टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये भी इनकम बन जाएगा। अब या तो ये इंटरेस्ट हम इन्वेस्टमेंट में ऐड कर देंगे, सेम बात तो वही लोन वाली बात, फिर तो इन्वेस्टमेंट डेबिट हो जाती है, बट ज़्यादातर ये चलता नहीं, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट चलता क्या है, एक्रूड इंटरेस्ट, अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, ये भी रूल्स पे डिपेंड करता है, अदरवाइज ये ज़्यादा बेटर है, एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट अकाउंट, ये ज़्यादा बेटर है। नेक्स्ट, बट डेबिट में से एक डेबिट लिखना, ये ज़्यादा बेटर है। सर फिर इसमें फाइनल अकाउंट्स बनाने हैं एडजस्टमेंट्स करके मतलब। ये तो एडजस्टमेंट एंट्रीज होगी ना आपकी। यस सर। तो ये फाइनल अकाउंट्स बनाने के लिए तो पूरा क्वेश्चन चाहिए ना बेटा आपको, ये तो एक बेसिक बात होगी। आपको ट्राई बैलेंस, सर मैम ने बोला है इसके ट्रायल बैलेंस बनने का पहले, मतलब फिर इसके फाइनल अकाउंट्स ऐसे मतलब। मैम भी यार और सी बातें करते हैं, इतनी सी बात का तो ट्राई बैलेंस क्या बनाओगे आप, क्या अमाउंट्स भी गिवन है साथ आपको। नहीं सर मैं खुद ही सब कुछ करना है फिर। सर वो पहले भी हमारी 10 एंट्रीज थी टर्म 1 की, उसको ऐड करना है मतलब, ये एक्स्ट्रा एंट्रीज है मतलब। टर्म वन में आपने एंट्रीज की हुई है कुछ, उसमें ऐड करनी है, यस सर। प्रोजेक्ट के अंदर कह रहे हो ना आप। यस सर। फिर बेटा ये ऐसे होगा ना, आपको इमेजिनरी एक ट्राई बैलेंस लेना होगा। सुनो, कोई भी एक ट्राई बैलेंस ले लो, मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ बुक का जिसमें सारे पॉइंट्स कवर होते हैं। फिर ये एंट्रीज करनी है, फिर आपको ट्राई बैलेंस को पहले ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट में कन्वर्ट करना है, उसके बाद ये सारी एडजस्टमेंट्स वहां पे करके दिखानी है, मीन्स वो पूरा चैप्टर हो गया वो तो, ये सारा कुछ वहां शो होगा एज ए प्लस माइनस, ये है वो चीज़। तो मैं आपको एक क्वेश्चन बता देता हूँ, इलस्ट्रेशन में से बताऊं जिसमें सारा कवर हो जाएगा। मनु डीके कल बुक है आपके पास। तो वो सब बता दो कौन सा क्वेश्चन है, इसमें मैं कर लूंगा खुद मतलब, इलस्ट्रेशन से जो भी है।
ठीक है, मैं अभी आपको ग्रुप में कर देता हूँ क्वेश्चन ढूंढ के जिसमें सारे पॉइंट्स कवर होंगे, फिर वो क्वेश्चन ले सकते हो आप। ठीक है, और डीके को बुक का नहीं होगा तो किसी और बुक का चलेगा ना, मैं आपको क्वेश्चन ही सेंड करता हूँ ढूंढ के ना कोई। यस सर। लेकिन ये ऐसे ही है ना, ऐसे ही होगा ये, मतलब आपको एक क्वेश्चन लेना पड़ेगा जिसमें ट्रेवल्स बनाओ, ट्रेडिंग पीरियड बैलेंस शीट बनानी है, और फिर ये एडजस्टमेंट एंट्री पास करके फिर इनका इफेक्ट उसमें दिखाना है, तो ही बात बनेगी ना, पूरा प्रोजेक्ट तभी बनेगा फाइनल अकाउंट्स का। ठीक है, मैं क्वेश्चन ढूंढ के आपको गाइड करता हूँ। एनीथिंग एल्स एनीवन? ठीक है बेटा, फिर क्लास ओवर करें। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके ओके, वेलकम।